नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित रीता ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं राजन सीरीज डीएलएड का। ठीक है, डीएलएड सीरीज का जो है साइंस सब्जेक्ट को। ठीक है, आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। यह जो है साइंस का जो है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम आप इससे पहले जो हमारा जो वीडियो रिलीज हो चुका है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा और जो है भारतीय समाज, उस पर जाकर के आप जो है आपका जो आप उसको देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लेट मी स्टार्ट द हाइलाइटर। मैं हाइलाइटर स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम बताइए। ठीक है, जीवाणुओं से जो होने वाले रोग होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं? ठीक है, जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, यह हैजा है, निमोनिया है। ठीक है, जो हमेशा जो है इससे जो है बीमारी होती है जीवाणुओं से। अगला क्वेश्चन है वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, आपको जो है दो अंतर बताना है। ठीक है, जो वनस्पति या पेड़ पौधों में और प्राणी मतलब जीव जंतुओं के में जो डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ठीक है, वनस्पति कोशिका में हम देखते हैं फर्स्ट साइड में है आपका फर्स्ट डिफरेंस है, वनस्पति में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु जो है कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोफिल होता पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट बहुत ही सामान्य होते हैं, जबकि इंसानों में प्राणियों में जो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। ठीक है, ये आपके जो है दो अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। एक ही तत्व के विभिन्न भिन्न जो है परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन जो है द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें जो है समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आपका जो है, ठीक है, लेकिन इसका जो है 3 समस्थानिक है। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, लेकिन आपका जो परमाणु संख्या क्या होती है आपकी, ये समान होती है। परमाणु संख्या जो 111 है ना, ये आपकी जो है परमाणु संख्या है, लेकिन इनका जो परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इनका जो परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होगी, इसका द्रव्यमान संख्या अलग होगी, इसका द्रव्यमान अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कशेरुकी प्राणु के उत्सर्जी अंग के नाम लिखिए। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, यह क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया है। आंसर इसका है कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन अंग जो है फेफड़ों, गुर्दों एवं त्वचा में किया जाता है। ठीक है, इनमें जो उत्सर्जन अंग होते हैं कशेरुकी प्राणी के, वो कशेरुकी प्राणी उत्सर्जन फेफड़ा होता है और जो गुर्दा होता है एंड त्वचा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य किसे कहते हैं? इसकी यूनिट के बारे में भी बताइए, मतलब इसकी इकाई भी बताइए। ठीक है, कार्य जब किसी वस्तु का, ठीक है, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, ठीक है, वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन हो जाता है तो उसे हम जो है बल कहते हैं। जैसे कि कोई आपका ए बॉक्स हो गया। ठीक है, हम जो है इस साइड से जो है पुश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इस पे जो है 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक है, 1 न्यूटन का हमने बल लगाया, 1 न्यूटन का इसमें हमने बल लगाया। ठीक है, 1 न्यूटन का बल लगाया तो ये यहाँ से लेकर के इतना सरक गई। ठीक है, अब इनके दोनों के बीच में देखिए इतना विस्थापन हो गया। ठीक है, इनके दोनों के बीच में कितना विस्थापन हुआ? ये विस्थापन हुआ किस दिशा में हुआ है? जिस तरह हमने इसको धक्का दे रहे थे उसी दिशा में जो है एक खिसक गई थी। ठीक है, तो उसका जो खिसकना जो है एक तरीके से विस्थापन दिखाता है, और बल की दिशा में जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापित हो गई, खिसक गई है थोड़ी से। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है तो यूनिट इसकी जूल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
उत्तोलक जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक एंड तृतीय उत्तोलक। आप जो है उत्तोलक को ध्यान में रखिएगा, यहाँ में पूछ देते हैं तो एक उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। उत्तोलक जो है 3 प्रकार, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय, 3 प्रकार के उत्तोलक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। विटामिन को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। डायरेक्ट जो है विटामिन ई तक आप आइए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक याद रखिएगा विटामिन के का, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन ई और विटामिन के, आप जो है 5 याद रखिए, ई तक जाना है, उसके बाद डायरेक्ट जो है विटामिन के तक मुझे डायरेक्ट पहुंचना है, ठीक है। तो हमारा जो है विटामिन जो है कितने प्रकार की होगी, हमारी 6 प्रकार जो है विटामिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। केवल जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। वह होता है दूध, ठीक है। और दूसरा होता है मांस। मांस भी जो है जंतुओं से ही प्राप्त होता है, वो एक भोज्य पदार्थ ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, ठीक है। शरीर वर्धक भोजन जिसे मतलब पौष्टिक आहार भोजन किसे कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन जो है शरीर वर्धक भोजन कहलाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, वह भोजन जो है आपका शरीर वर्धक भोजन, वह पौष्टिक भोजन कहलाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने प्रतिशत पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितना पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक दिन में मनुष्य को जो है कितने पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन जो है एक आदमी के जो है कंजम्पशन होता है, बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है 1.5 से लेकर के 2 लीटर पानी तक की। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। कुपोषण वह होता है जिसमें हम अपर्याप्त भोजन, मतलब जो पोषित भोजन हम जो है नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन को हम जो है कुपोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे अपर्याप्त भोजन या अपर्याप्त पोषण, ठीक है, का कारण बन जाता है, जिससे उत्पन्न स्थिति को जो हम कुपोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13, घेंघा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है। घेंघा नामक रोग जो होता है वो हमेशा आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। आयोडीन की जब आदमी की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, भोजन के परीक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। हम भोजन को कैसे कैसे जो है किस तरीके से परीक्षण कर सकते हैं। इसका जो है फर्स्ट परीक्षण है अंतराल से उबलना और ठंडा होना, ठीक है। अगर एक जो है एक भोजन है तो कितने समय में गर्म हो रहा है, कितने जल्दी में ठंडा हो रहा है, ठीक है। और अगला क्या है सुखाना, कितने जल्दी में वो ड्राई हो रहा है, कितने जल्दी में सूख जा रहा है। अगला है नेक्स्ट है ठंडा करना, कितने जल्दी वो कूल हो रहा है। अगला है अचार तैयार करना और रसायनों द्वारा, ठीक है, और रसायनों द्वारा हम इसको जो परीक्षण कर सकते हैं और डिब्बा बंदी करके इसका हम परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, कुछ प्रमुख जो है संक्रामक रोगों के नाम बताइए, ठीक है। कुछ प्रमुख जो है संक्रामक रोग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुंवर, खांसी तथा टिटनेस। आज के समय में पिछले अभी 2020 में चला था आपका कोरोना, जैसे आपके क्या है संक्रामक रोग है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से जो है आपके फैलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है, ठीक है। शारीरिक जो है व्यतिक्रम किसके कारण होता है, ठीक है। दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है, ठीक है। शारीरिक व्यतिक्रम का मतलब आपको अंदर जो है प्रॉब्लम्स कब आती हैं, मतलब कि ये व्यतिक्रम आपके जो है रोग कब आते पकड़ते हैं, जब आदमी गंदा खाना खाता है, जो जिसमें अगर कंकड़, मिट्टी, पत्थर ये सब चढ़ जाते हैं, तो वो आपके जो दूषित भोजन होते हैं। दूषित वातावरण, अधिक पॉल्यूशन है, वहाँ पे रहना, पन्नी पॉलिथीन कहीं जलाई जाती है, तो वहाँ पर दूषित अगर वातावरण है, प्रदूषण है, तो वहाँ भी आपका जो है शारीरिक व्यतिक्रम होगा। और सूक्ष्म जीवों का प्रयोग है, ठीक है, जिसमें जीवाणुओं का प्रकोप हो जाता है, उस कंडीशन में भी जो है शारीरिक व्यतिक्रम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद जो है वो रोग जो है पहुंच जाते हैं दूसरे आदमी तक। संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 18, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं, ठीक है।
वर्धी प्रजनन जो है प्रायः पौधों में होता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या नए पौधे का जन्म होता है, ठीक है, इसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी वर्धी प्रजनन में कभी कभी जड़ से भी वर्धी प्रजनन होता है, और जो है तना से वर्धी प्रजनन होता है, और पत्ती से भी होता है। जब हवा चलती है तो पत्तियों का और जो है तना एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, तो उस कंडीशन में जो है वर्धी प्रजनन जो होता है उसमें कार्य करता है, और जड़ें जो है फैल जाती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक पौधे दूसरे पौधे कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां भी वर्धी प्रजनन जो है कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संचारी रोग किसे कहते हैं? संचारी रोग किसे कहते हैं? वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब जो जीवाणु होते हैं, तथा ये रोग एक मनुष्य से तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, इन्हें संचारी रोग कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से सूक्ष्म जीव से जो है ये फैलते हैं। जैसे आपका दाद हो गई, खुजली हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तरीके के जीवाणु फफूंद होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से अगर एक दूसरे के ज्यादा कांटेक्ट में आने से वो जो है एक रोग जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक रोग जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है सांसर्गिक रोग और जो है संचारी रोग। ठीक है, संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक जो है सांसर्गिक रोग, मतलब दूर में रहोगे, सांस लोगे तब भी एक दूसरे के अगर पास में आ रहे हो सांस लोगे तब भी जो है हवा में रहते हैं, वो कांटेक्ट में आते ही आपका जो है एक दूसरे के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस। जबकि संचारी रोग है, संचारी रोग में जैसे कि दाद खुजली है, एक दूसरे का अगर कपड़ा आप पहन लेते हो तो जो आपका जो है एक दूसरे के ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21, परमाणु का आवेश क्या होता है? ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन है, परमाणु का आवेश जो है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? परमाणु का आवेश हमेशा शून्य होता है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या है? ठीक है, परमाणु संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, वह मूलभूत संख्या है। ठीक है, परमाणु संख्या जैसे वह मूलभूत संख्या है उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। ठीक है, वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जो है आपने पढ़ा होगा जब 9th-10th में रहा होगा। ठीक है, एक जो है नाभिक होता है, नाभिक में हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन क्या करते हैं, वो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, वो उनका कोई मूवमेंट नहीं होता, जबकि प्रोटॉन का जो है मूवमेंट होता है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं माइनस से जो रिप्रेजेंट करते थे हम, इसके जो है नाभिक के चारों तरफ या गोल गोल चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, परमाणु भार किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ठीक है, परमाणु भार किसे आप ज्ञात कर सकते हो? ठीक है, परमाणु भार बराबर तत्व के प्रत्येक परमाणुओं का औसत भार। ठीक है, उसका जो है टोटल आप जो है औसत भार निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, कार्बन 12 परमाणु का भार जो है C12 का परमाणु भार बटे 12। ठीक है, जितना संख्या दे रहा है अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है परमाणु भार निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणु जो है द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक यह C12 परमाणु के जो है 1/12 अर्थात 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य होता है। ठीक है, यह इसके जो है एक तरीके से कैलकुलेट करके दिखा दिया गया है, 1.6603 × 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, संयोजकता किसे कहते हैं? जिसे बैलेंसिंग इंग्लिश में कहते हैं, बैलेंसिंग जिसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के वाह्यतम कोष, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के वाह्यतम कोष मतलब कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बचती है, ठीक है, उसे हम जो है सॉरी उस तत्व को जो हम संयोजकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, यौगिक किसे कहते हैं? इसे कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं।
इसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे H2O, ठीक है, H2O, ये पहले अलग अलग पार्ट थे। ठीक है, कंपाउंड बनता है मिल करके, एक जो है दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बनाया, वाटर। ठीक है, क्या बनाया, वाटर। अगला क्वेश्चन है 27, मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ जो है अनिश्चित अनुपात में मिलकर के मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, मिश्रण में क्या होता है कि हमें इसका जो है जो पदार्थ मिलाया जाता है उसका अनुपात जो है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, कि कोई भी चीज ज्यादा हो सकती है, कोई भी कम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमें पता नहीं होता है कि इसमें कितना मिश्रण है इसका। जैसे एग्जांपल में सिरका और पीतल आदि, सिरका में भी हमें पता नहीं होता कि इसमें कितने अनुपात में क्या इसका जो है एसिडिक है, ये हमें पता नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, प्रतीक किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतीक किसे कहते हैं, दैट मीन सिंबल। सिंबल क्या है, किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के नाम को कम से कम सिंबल में प्रकट करना जैसे प्रतीक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे जैसे कि हम किलोग्राम को हमेशा किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, और जो है टाइम को हम कभी कभी टी से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो है एक सिंबल है। ठीक है, जिसको हम जो है बड़ी चीजों को या छोटे चीजों में रिप्रेजेंट कर दें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। हमारे आसपास के परिवर्तन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तीव्र एवं मंद परिवर्तन। ठीक है, पहला होता है, फर्स्ट पॉइंट है तीव्र एवं मंद परिवर्तन, जो स्लोली परिवर्तन जिसको हम जलवायु बोलते हैं, ये लगभग 30 से 35 सालों में होता है। ठीक है, अनुकूलन तथा प्रतिकूलन, किसी के प्रति अनुकूल मतलब एनवायरमेंट प्रति अनुकूल होना, प्रतिकूल होना। ठीक है, ये भी आपका जो है आसपास वाला परिवर्तन में आता है। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्ती तथा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन, अनकृत्रिम परिवर्तन। ये आपके 7 तरीके के होते हैं। ठीक है, फास्ट एंड स्लो परिवर्तन, कूलन प्रतिकूलन परिवर्तन। ठीक है, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्ती अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन, दैट मीन आर्टिफिशियल चेंजेस, जिसको हम अपने से कर सकते हैं। ठीक है, अगला परिवर्तन है 30, सॉरी अगला क्वेश्चन है 30, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कुंड काटता है। ठीक है, जब हम खेत जोतते हैं या खेत में जुताई करते हैं, वह किस तरह का जो है कटिंग करता है, मिट्टी पलट होता है, वह हमेशा आयताकार में जो है मिट्टी को काटता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। ईंधन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ईंधन क्या होता है उसको आप परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस में आपका एग्जाम्पल क्या आता है, कोयला। द्रव में एग्जाम्पल क्या आता है, पेट्रोल, डीजल। आपका गैसीय ईंधन में क्या आता है, आपका एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, इस तरह के गैसें जो है आपकी क्या आती है, ये ईंधन के रूप में कार्य करती हैं। हमको क्या इसकी ज़रूरत होती है, बस उसका हीट का इस्तेमाल करके, ठीक है, हीट का इस्तेमाल करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 32, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिकरण द्वारा संबंधित है, इसको क्या है दिखाइए, कैसे दिखा सकते हैं आप। ठीक है, ये है आपका 6H2, 1 मिनट लगा रही, हाइलाइटर यहाँ पे, 1 मिनट, हाइलाइटर चालू कर लेते हैं फिर आगे। मिल गया हाइलाइटर। ओके, हमारा क्या है 6CO2। ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है,
पेड़ क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक प्रक्रिया में क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं, नीचे जमीन से आपका जो है 12H2O लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है कंबाइन करके क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस H2O प्लस 6O2। मतलब ये लोग क्या रिलीज करते हैं, दो चीजें रिलीज करते हैं। देखो, एक ये आपका 6H12O6 होगा, फूड तैयार हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट उनका जो है 6H2O जो है पानी जो रिलीज करते हैं वाष्प के रूप में। अगला पॉइंट है 6O2, ये जो है ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। यह क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया था। आप इस क्वेश्चन को जो है याद कर लीजिए, आराम से आप लिख लेंगे, ठीक है, आपको आराम से जो है लिख लेना। आप अगर प्रकाश संश्लेषण पूछता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो आप इस क्वेश्चन को ले जाके वहाँ एग्जाम में चिपका देना, लिख देना। अगला क्वेश्चन है 33, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। जो जांघ की अस्थि जो हड्डी होती है उसका नाम होता है फीमर, ठीक है, जो जांघ की हड्डी होती है उसका नाम होता है फीमर। 4Na प्लस O2 मिल करके क्या बनाते हैं, समीकरण को पूरा कीजिए, ठीक है। सॉरी, ये जो है मिल करके क्या बनाते हैं, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग देखो, यहाँ पे 4 है, अगर आप प्लस 4Na प्लस O2 क्या मिलकर बनाएगा, 2Na2O, ठीक है। इसके बैलेंसिंग अगर इसको बराबर किया जाएगा तो देखो क्या होगा, अगर आप बैलेंस करोगे इसको 2 × 2 दैट इज 4, ये 4 आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है, 2 × 2 दैट इज 4 एंड O2 इसमें है। जब ये यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये नीचे में जाता है, ठीक है, साइड की बैलेंसिंग हमेशा नीचे जाती है, यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 2O2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो रासायनिक समीकरण हो जाएगा 2O2 Na2O। अगला क्वेश्चन है 35, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए, ठीक है। क्या होता है, जो एक निर्धारित तरीका होता है, हम जो है एलिमेंट को निर्धारित करते हैं, ठीक है। किसी परमाणु को, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको हम क्या कैसे दर्शाते हैं, उनका जो है दर्शाने का तरीका क्या है। जैसे कि XAZ, जहाँ A बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, और Z बराबर परमाणु संख्या होती है, X बराबर तत्व है, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे आपका H, ठीक है, एक 1 यहाँ होता है, एक 1 यहाँ होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक जो नीचे वाला 1 है परमाणु संख्या है, क्या परमाणु द्रव्यमान है, नीचे वाला जो है परमाणु संख्या होती है, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान होता है। एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, एक चीज से हमेशा ध्यान में रखिए, परमाणु संख्या जो होगी हमेशा नीचे होगी, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान हमेशा ऊपर होगा जब मेंशन करते हैं एलिमेंट को तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। यह आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इनका जो है अभिक्रिया करा दो, ठीक है, इनका रिएक्शन कराओ, इनका रिएक्शन कराने के बाद हो जाते हैं जो नाइट्रोजन होता है क्लोरीन साथ में चला जाता है, फिर क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड प्लस, उसके बाद क्या बचा आपका, सोडियम जो है क्लोरीन साथ चला गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड बचा, इसमें हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन बच गए और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, हमेशा
जल बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र परिवर्तन, फास्ट परिवर्तन, फास्ट चेंजेस क्या कहते हैं जिसको? जैसे तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, ठीक है, जैसे माचिस की तीली का जलना एक इसमें कहलाता है तीव्र परिवर्तन के अंदर आता है। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। माचिस की तीली का जलना, रसोई गैसों में जलना, गुब्बारे का फूटना या फटना, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? वेपराइजेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से गर्म जल, ठीक है, जल गर्म होकर के वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो उस क्रिया को हम वाष्पन क्रिया कहते हैं। या तो जब हम घर में पानी, भगोने में पानी रखते हैं, गर्माते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या करता है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जाने के बाद वो भाप में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, और जो भाप में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया है वो भाप में जब परिवर्तन हो जाता है तो हमेशा ऊपर उठने लगता है, बादलों में जाने लगता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन क्रिया, इवेपोराइजेशन। लेकिन इसको हमको इन्वायरमेंट के संदर्भ में बताना है तो जब पृथ्वी के से जल को, पृथ्वी से जब जल गर्म होकर के वाष्प के रूप में उड़ जाता है, उस प्रक्रिया को जो हम इवेपोराइजेशन या वाष्पन क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 39। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, या फार्मूला याद रखेंगे तो फटाक से आप लिख सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, अब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, इस वर्डिंग को याद रखेंगे तो आसानी से आप लिख लेंगे। एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ठीक है, अब दूरी किसमें हम नापते हैं? मीटर में। ठीक है, तो क्या हमने बताया था अभी? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है चाल की दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर दूरी किसमें हम मेजर करते हैं, किसमें नापते हैं? मीटर में। ठीक, तो हमने मीटर रख दिया और उसके बाद बटे में क्या आएगा? हम टाइम को किसमें मेजर करते हैं, देखते हैं? हमेशा सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? ठीक है, फसल चक्र किसे कहते हैं? ठीक है, क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं? इंग्लिश में लिखा है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की प्रक्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो पाए, फसल चक्रण कहते हैं। इससे अपने यहाँ है उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो धान के बाद गेहूं, ठीक है, गेहूं के बाद फिर धान आ जाता है, मक्का। ठीक है, कुछ न कुछ आदमी चेंजेस करके सब्जी लगाता रहता है, कुछ न कुछ चेंजेस करते रहते हैं। एक के बाद एक जो है अपने यहाँ समय परिवर्तन होता रहता है, मौसम परिवर्तन होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपनी फसल को बोते रहते हैं। तो एक के बाद एक फसल समय के साथ जो है परिवर्तित होता रहता है, उसी को हम जो है फसल चक्रण कहते हैं जनरल भाषा में। अतः किसी भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना हो पाए, ठीक है, और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के दो उदाहरण लिखिए। तृतीय प्रकार का जो उत्तोलक है उसका एग्जाम्पल है चिमटा और चाकू। ठीक है, चिमटा और होता है चाकू, ये किसी के एग्जाम्पल है, तृतीय टाइप के उत्तोलक के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये कभी कभी पूछ देते हैं आपको, कभी कभी कोई जनरली पूछ देता है, तो इसको हमेशा आपको याद रखना चाहिए। सिरके का जो रासायनिक सूत्र होता है एसिटिक एसिड इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं इसको। इसका होता है CH3
जब COOH, सॉरी CH3COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारा है मेंस्टन हल। मेंस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। मेंस्टन हल का जो है मुख्य कार्य है, यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। दैट मीन्स जुताई क्या होता है, हल। हल मतलब होता है जो खेत को जुताई करता है, उसका काम क्या होता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे करना, नीचे की मिट्टी के ऊपर करना। ठीक है, यही तो प्रक्रिया है जुताई की। ठीक है, इसो मेंस्टन हल का मुख्य कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। नवीनीकरण संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नवीनीकरण संपदा जो है हमारी वह भविष्य में कभी समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीनीकरण संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जो नवाचार है हमारा भविष्य में आने वाले समय में वो समाप्त नहीं होगी। जो हम जिसका नवीनीकरण किया ही नहीं है वो भविष्य में क्या समाप्त होगी, वो तो ऑलवेज समाप्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45। वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। वसा में जो घुलनशील विटामिन होती हैं, ए होती है D, E एंड K। ठीक है, विटामिन C, विटामिन B, ठीक है, इनको छोड़ करके विटामिन B और C को छोड़ करके विटामिन A, D, E, K ये चारों जो है आपकी ये वसा में घुलनशील होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। टीकाकरण क्या है लिखिए। टीकाकरण क्या है, ठीक है, टीकाकरण क्या है लिखिए आप। टीकाकरण की परिभाषा है उपयुक्त समय के रोगजनक कुछ मात्रा शरीर में पहुंचने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। ठीक है, अब जब कोरोना समय आया था उसके बाद हमें क्या लगी, वैक्सीन। वैक्सीन एक तरीके की है, क्या है, टीकाकरण है। ठीक है, अब जो बीमारी है वो बाहर है। ठीक है, अब हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है, एक इंजेक्ट किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, उस दवा को इंजेक्ट किया जाता है हमारे ब्लड सेल्स में। जब अगर वो जो बाहर बीमारी है अगर हमारे शरीर पे अटैक करती है तो उसमें जो है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ रहता है। ठीक है, जिससे कि वो जो बीमारी है हमारे शरीर पे हावी ना हो पाए। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर तथा दूसरी बार का 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। ठीक है सॉरी, इसमें देखो BCG का टीका दिया गया है। ठीक है, जो आप लोगों को भी लगा होगा बचपन में। ठीक है, जो प्रथम बार 9 माह के अंदर होना चाहिए। जो फर्स्ट टीका लगता है वो 9 महीने के अंदर में लगता है। ठीक है, और दूसरी बार जो होता है वो 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 47। सरल मशीन कितने प्रकार की होती है। सरल मशीन जो हमेशा 5 प्रकार की होती है। उत्तोलक टाइप जो मशीन होती है, पेंच टाइप, झुका हुआ तल, घिरनी, पहिया और धुरी। सबसे सरल मशीन इसमें है घिरनी। घिरनी आपने देखा होगा जब हम कुआं से पानी निकालते हैं। ठीक है, उसमें एक जो है गोल सा पहिया लगा होता है और उसमें एक रस्सी लगी होती है, उसी को बोलते हैं घिरनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। सौरमंडल में सबसे नजदीक में सबसे उसके स्थित जो है ग्रह है वह बुध ग्रह है। ठीक है, कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। पहले होता है आपका बुध। ठीक है, पहला होता है बुध, फिर उसके बाद होता है शुक्र। ठीक है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद है आपका
कौन सा चाबी जाना है का? अरे वहीं पे है इमेज। बाहर वाले फैन में, अरे इसी में थी, ये सामने हाँ जी, लेकिन वो तो लैट्रिन बाहर है, वही से रखा है नीचे। मिला। अरे वैसे तो रखे थे ऊपर। वैसे ही रखा हूँ। हम्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। ठीक है, सूर्यमंडल में सबसे नजदीक में स्थित ग्रह है बुध। ठीक है, और में सौरमंडल में सबसे नजदीक में स्थित ग्रह है, कौन सा है? बुध है। बुध बाद शुक्र है, शुक्र बाद है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल बाद है आपका बृहस्पति, बृहस्पति बाद शनि, वरुण, अरुण। ठीक है, प्लूटो था, प्लूटो को जो है 2006 में इसकी श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मानव की खोपड़ी में स्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? सॉरी, मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें स्थित कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, 29 हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। कीटों में वज्र पदार्थों का निष्कासन, वज्र पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? ठीक है, वज्र पदार्थ मतलब खराब पदार्थ होता है जो, ठीक है, उसका उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? उसका उत्सर्जन जो होता है मैलपीगियन, मैलपीगियन निसर्ग नलिकाएं का जो है इंद्रियां हैं उसके द्वारा होता है। ठीक है, मैलपीगियन निसर्ग नलिकाएं ही जो है मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 51। किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। किसी अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। अभी आपको जो हमने बताया था CH3COOH, किसके सूत्र का? सिरका का, भूलिएगा नहीं।
उसको भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एसिड था ना वो, अम्ल की जगह पे आप लिख सकते हो HNO3। ठीक है, पहला अम्ल है HNO3। ठीक है, और सेकंड है H2SO4। अगला है हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अगला है आपका R है NaOH और KOH, NH4OH, MgOH2। ठीक, अगला क्वेश्चन है 52। Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? ठीक है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? Fe2O3 में लोहे की संयोजकता 3 है। ठीक है, जब इसकी आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब जो है जिसके जो लास्ट कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा तो उसके बिहाफ पे इसकी संयोजकता बताई जाती है। इसकी संयोजकता कितनी है? इसकी संयोजकता है 3 + 3 है। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी है? +3। क्वेश्चन नंबर 53। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? ऊर्जा के किस संचरण की इस विधि के द्वारा जल गर्म होता है? संवहन विधि होती है। संवहन विधि में क्या होता है? पानी गर्म होता है। संवहन विधि का आपने सपोज करिए एक भगोना है। ठीक है, जिसमें से आप नीचे से पानी गर्म कर रहे हैं, यहाँ से हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो पानी भरा है, ठीक है, जब यहाँ से ये चीजें गर्म होंगी, यहाँ नीचे का पानी क्या होता है? ऊपर जाता है। ठीक है, और इस जहाँ ऊपर का पानी होता है वो नीचे को आता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संवहन विधि। इसके अंदर पूरा पानी भरा है। ठीक है, अंदर पूरा ऐसा पानी सॉरी, ये आपका जो है क्या है? पानी। जब नीचे से आप एक गर्म कर रहे हैं तो ये जो है पानी गर्म होकर के ऊपर उठता है और जो ऊपर का पानी होता है नीचे आता है। ठीक है, तब जिसमें हम लोग कहते हैं पानी उबलने लगा। ठीक है, इस पानी उबलने की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। ठीक है, संवहन विधि कहते हैं। जो ऊपर का पानी होता है वो ठंडा होता है, जो नीचे का पानी होता है वो गर्म होता जाता है। जब गर्म होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होती है, किसी चीज की डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा? ऊपर उठेगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी नीचे जाएगा। ये जो एक प्रकार की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम संवहन विधि कहते हैं। जनरल भाषा में पानी का उबलना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 54। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा हमेशा 2 प्रकार की होती है। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक जो है डायनेमिक एनर्जी, एक होती है स्टैटिक एनर्जी। इसको हिंदी में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, वो 2018 2022 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। मेंडलीव की मूर्त आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? मेंडलीव की मूर्त आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। सिर्फ 2 डिफरेंस होता है, वो आवर्त जो है 7 होते हैं और जो है वर्ग क्या होता है? 9 होता है। मेरिस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? मेरिस्मस रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, मेरिस्मस रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था कि जिसमें क्षार के रूप में आपने क्या देखा था? NaOH, जिसका नाम होता है कास्टिक सोडा। ठीक है, खाने वाले सोडा होता है तो उसके साथ सोडियम अटैच हो जाता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 जो है खाने वाला सोडा, सॉरी, और जो है आपका NaOH जो है कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। पहला नाम दिया है इसमें मैलेथियन।
ठीक है, क्या है, मैलेथियान। 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है? ठीक है, पृथ्वी से जो है सूर्य की डिस्टेंस है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप अप्रोक्सीमेट भी लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप एग्जैक्ट लिखें 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 60, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति जो है एक गैसीय गोला है। ठीक है, यह आपका सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह और सॉरी ग्रह और उसको क्या बोलते हैं, स्टार, तारा, हिंदी में तारा कहते हैं। तारा और ग्रह में क्या अंतर होता है? तारा वह होता है जिसमें खुद की लाइट होती है, मतलब वह खुद से प्रकाशित होता है, और जो ग्रह होते हैं वो जो है तारा की वजह से प्रकाशित होते हैं, इससे खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी हमारी एक जो है ग्रह है जो सूर्य के रोशनी से प्रकाशित होती है, जबकि हमारा सूर्य है एक तारा है, उसमें खुद का जो है प्रकाश है वह खुद से प्रकाशित होता है। ठीक है, ग्रह और तारा में यही अंतर है। अगला क्वेश्चन है 61, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था। ठीक है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक के बारे में हम देखेंगे। हमारा जो जो तृतीय वर्ग का उत्तोलक क्या था? चिमटा और चाकू था। ठीक है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, हम देखते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। ठीक है, और इसके ओर भार तथा दूसरी ओर आलंब होता है। उदाहरण के लिए जैसे कैंची, आलंब का मतलब जहां से इसका रिलेटिव मोशन होता है वो हमेशा बीच में होता है, जैसे तराजू और हैंड पंप। ठीक है, जहां रिलेटिव मोशन है, जहां पे हम एक चीज को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ इसको हम जो है काम करते हैं। दूसरा आलंब जो है भार होता है, एक तरफ कैंची का भार अधिक होता है, एक और जो है तराजू, जैसे तराजू को हम बीच में पकड़ते हैं, भार किधर होता है? साइड में होता है। हैंड पंप जो है इसका जो है आलंब जिसको हम फिक्स करते हैं, हैंड पंप में ऊपर होता है, नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर देते हैं, हैंड पंप को साइड से हम जो है हैंडल से चलाते हैं। ठीक है, ये प्रथम वर्ग के उत्तोलक हो गए। अगला क्वेश्चन है 62, वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? वसा को जो है 3 समूहों में बांटा गया है। संतृप्त वसा, जिसको मक्खन, संतृप्त वसा में संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, बहु असंतृप्त वसा। ठीक है, पहला है असंतृप्त वसा में मक्खन आता है। ठीक है, संतृप्त वसा है जिसमें मक्खन आता है, शुद्ध घी आता है, वनस्पति घी है, और जो है नारियल तेल आता है। ठीक है, ये आपका संतृप्त वसा है। असंतृप्त वसा में किस क्या क्या आती है? मूंगफली, सरसों का तेल, सरसों और जैतून का तेल, ये सब आते हैं असंतृप्त वसा में आते हैं। बहु असंतृप्त वसा है जिसमें बहु असंतृप्त वसा है सूरजमुखी, सोयाबीन, मकई का तेल। ठीक है, इस वजह से हम लोग जब ये सब यूज करते हैं तो हम लोग के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि अगर तेल ज़्यादा खाओगे आप, ठीक है, सूरजमुखी तेल इस्तेमाल करो, सोयाबीन तेल, इसमें यही सब तेल ज़्यादा आ रहे हैं, मार्केट में बिक रहे हैं। ठीक है, तो मक्खन, दूध, देसी घी, ये सब चीज़ कम हो गई है, तो उतना लोग नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। असंतृप्त वसा का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करोगे तो तकलीफ में आदमी रहता है। संतृप्त वसा का अगर इस्तेमाल करता है तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, सॉरी, दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। ठीक है, COCO3 प्लस 2HCl, इसका जो है कंप्लीट क्या होगा? ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
इसमें बचा क्या था आपका 2H2 बचा था, इसमें O2 O एक इसमें आ गया, उसमें CO2, हाँ हाँ जी, इसका जो है बैलेंसिंग टूट जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये क्या बना लेगा आपका, ये जो है आपका कैल्शियम है, आ जाएगा क्लोरीन के साथ में, ठीक है। कैल्शियम एक था, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 था, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये जब इसके साइड में जाएगा तो कितना आएगा Cl2, ठीक है। ये कितना हो क्या क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। अब बचा क्या है, 2H बच गया, CO3 बच गया। अब इसमें CO3 में एक वो निकल जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो सॉरी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन क्या बना लिया, जल बना लिया, और इधर बच क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इस समीकरण से भी, ठीक है। हम सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है, जो पृथ्वी के पास पाया जाता है। ये सबसे जल्दी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी यही ग्रह भी लगाता है, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैटेलाइट। आकाश गंगा किसे कहते हैं, आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है, जिसमें असंख्य तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है, ठीक है। आकाश गंगा यही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको बता देते हैं, जैसे एक ब्रह्मांड है, ठीक है। ये ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। और अब इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ गैलेक्सीज होती, एक गैलेक्सी ए है, एक गैलेक्सी ए है, एक गैलेक्सी ए है, एक गैलेक्सी ए है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज है, ठीक है। अब एक गैलेक्सी में सपोज करो एक गैलेक्सी है, अब इस एक गैलेक्सी में अब एक गैलेक्सी है, अब इस एक गैलेक्सी में से कई हजार करोड़ तारे हैं, ठीक है। अब इसमें कई हजार करोड़ जो है तारे हैं। अब उन तारों का अपना अपना एक सौरमंडल होता है। अब उसके अंदर कितने उपग्रह ग्रह और ग्रह होंगे, कितने उपग्रह होंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67, सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। सौरमंडल के ग्रहों के नाम है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। ये आपका देखो एकदम सीक्वेंस से दिया गया है, पहले बुध होता है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। फिर मंगल होता है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। इस जो ये आप जब इसको जो है सपोज करो यहाँ सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य हो गया, एक मिनट, सपोज करो ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया। बुध शुक्र एवं पृथ्वी, इसके बीच में एक पट्टी पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे पट्टी पाई जाती है, सॉरी गलत हमने बना दिया, ये मंगल के बाद पट्टी पाई जाती है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये मंगल के बाद जो है पट्टी पाई जाती है, ये जो है पट्टी पाई जाती है, ये मंगल के बाद पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे जो है मेटास्टॉइड पाए जाते हैं, एस्टॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो है कंकड़ पत्थर समझ लो, बहुत वो अपने हम जैसे कर रहे हैं छोटे छोटे, तो पृथ्वी के मतलब ग्रह के कंपैरिजन में छोटे छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितना इस क्षुद्र पट्टी के इस साइड के लेफ्ट साइड के जितने पार्ट हैं, ये हमेशा ठोस अवस्था में है, ठीक है। और ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ये अभी गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, तारामंडल क्या है, तारामंडल क्या है, ठीक है। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें जो 7 तारे दिखाई देते हैं, 9 तारे दिखाई देते हैं, वो भी एक व्यवस्थित ढंग में दिखाई देते हैं, तो उसे ही तारामंडल कहते हैं। आकाश में कुछ तारामंडल सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को ही तारामंडल कहा जाता है। आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम बताओ, ठीक है। कुछ तारामंडलों के नाम है, जैसे
वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि। सप्तऋषि में देखो, अभी हमने आपको बताया ना 7 तारे होते हैं जो एक व्यवस्थित ढंग में होते हैं, तो उन्हें तारामंडल कहते हैं। ठीक है, सप्तऋषि, ओरियन और आपका वृश्चि और कृत्तिका। कृत्तिका, ठीक है, ये आपका क्या है, गैलेक्सीज का नाम है। ठीक है, गैलेक्सीज में तारामंडलों का नाम, सॉरी तारामंडल, नाटक गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, छाया क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है, ठीक है, तो वस्तु का प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन को जो वस्तु की छाया कहते हैं। ठीक है, सपोज करो एक ये लाइट है, टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च रोशनी दे रही है, दैट टॉर्च। यहाँ पे हमने एक गेंद रख दिया, ये क्या है, गेंद है। ठीक है, अब एक गेंद रख दिया तो हमारी जो ये छाया बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आप जो है टॉर्च मार रहे हो, ये जो है टॉर्च की इधर टॉर्च आएगा, ये ऊपर ऊपर से क्या आएगी, साइड साइड से प्रकाश जो है चला जाएगा। लेकिन ये जो हमने नीला कलर में बनाया है, ये आपका जो है छाया है, शैडो जो उसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को जो हम छाया कहते हैं, यही वस्तु की छाया होगी, इस गेंद की छाया इस पे पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है और जो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे याद नहीं होता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और कब कब होता है, ध्यान से उतर जाता है। ठीक है, सपोज करो जब आप पृथ्वी पर हैं, ठीक है, पृथ्वी पर हैं, सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आ रही है। ठीक है, हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आ रही है, तो बीच में कोई चीज आ जाए, बीच में क्या आएगा, चंद्रमा आएगा। जब चंद्रमा आ जाएगा तो हमें सूर्य का जो है कुछ पोर्शन ही दिखाई देगा। इस पोर्शन, इस जो थोड़ा थोड़ा सूर्य दिखाई देगा हमें, इस घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जब हम अगर मान लो अगर हम चंद्रमा पे खड़े हैं, चंद्रमा पे जो है सूर्य की रोशनी जा रही है, अब उसकी जो रोशनी जा रही है, अब उसके बीच में कोई अवरोध आ जाए, जैसे जब पृथ्वी उसके चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी पहुंच जाती है, तो चांद पे जो है प्रॉपर रोशनी नहीं आती है सूर्य की, तो उस घटना को जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये जो अमावस्या के दिन सूर्य और जो है पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी की छाया जो है पड़ने लगती है, इस चीज को सूर्य ग्रहण कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जब पृथ्वी पर आने वाली किरण जो है चंद्रमा आके रोक लेता, तो इस घटना को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया, ये अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जबकि जो है चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 22, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णिमा के दिन। अभी बताया आपको, पूर्णिमा के दिन जो होता है चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य एवं चंद्रमा। ठीक है, देखो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। अगर हम चंद्रमा पे खड़े हैं, सूर्य की रोशनी उसे पड़ रही है, बीच में पृथ्वी आ गई, तो क्या आ जाता है, छाया पड़ने लगती है। इसी छाया को, इस घटना को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र में, सॉरी, एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जात के पौधे के समूह को फसल कहा जाता है। ठीक है, अगर इस तरह हो जाए कुछ, थोड़ा सा हम एक ही खेत में अलग अलग तरीके का बीज बो दिया, तो उसमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सी फसल उगाई गई है। ठीक है, वो एक तरीके का फिर खरपतवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज पढ़ाई गई थी कक्षा 8 में। अगर आप ध्यान करोगे तो फसल और खरपतवार में यही अंतर होता है, जैसे कि आपने गेहूं बोया, गेहूं की जगह पे कुछ पोर्शन धान जाम गए। ठीक है, तो आपने की मेन फसल कौन सी है,
गेहूं है। लेकिन जो धान उगा हुआ है या अदर कोई मटर का पौधा उगाया है तो क्या है, उस किसके अंतर्गत आएगा, वो खरपतवार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो एक विशेष क्षेत्र में उगाए गए एक ही जात के पौधे को हम जो है समूह को जो है फसल कहते हैं। फसल कितने प्रकार की होती है, फसल जो है 3 प्रकार की होती है। पहले खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल, तीसरी होती है जायद की फसल। खरीफ की फसल जो होती है धान होती है, ठीक है। रबी की फसल क्या होती है, गेहूं वाली होती है। और जायद की फसल होती है मक्की ज्वार बाजरा की जो होती है, ये आपकी जो है जायद की फसल होती है। अगला क्वेश्चन है 75, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, सिंचाई जो है कुछ प्रमुख विधियां हैं जो 6 प्रकार की होती है। प्रवाह विधि, ठीक है, प्रवाह विधि हम सीधे पानी खोल दिए खेत में बोल रहा है, सिंचाई हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी प्रवाह विधि, दूसरा है क्यारी विधि। हम जो है छोटी छोटी क्यारी बना दिए, उसमें पानी ले जा रहे हैं, जो है डायरेक्ट प्रवाह विधि के साथ ही पानी जाएगा, या पाइप के माध्यम से पानी ले जाओ आप, लेकिन वह क्यारी विधि होगी। ठीक है, अगला कुंड विधि, ठीक है, कुंड बना करके उसमें जो है सिंचाई कर रहे हैं। वलय विधि, वलय बना करके, ठीक है, वार्ड विधि और ड्रिप विधि, ये जो है 6 प्रकार की विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। कृषि के जो प्रमुख यंत्र हैं, हल है, पटेला है, बखर है, रेक है, फावड़ा है, ट्रैक्टर है और हैरो है, और क्या है, कल्टीवेटर है और डिबलर है। ठीक है, ये जो है इतने प्रकार के आपके कृषि यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को भी मृदा अपरदन कहा जाता है। जैसे बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है, हाथ से छिड़काव विधि। बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है, हाथ से छिड़काव विधि। कार्य किस प्रकार की राशि है, कार्य किस प्रकार की राशि, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, मकस, ठीक है, MKS, इसको इंग्लिश बोलते हैं MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। MKS पद्धति में जो कार्य का मात्रक है जूल होता है। बल किसे कहते हैं, किसी पदार्थ अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं, आई थिंक आपको नहीं समझ में आएगा, हमने पढ़ दिया। ठीक है, ये आपका एक वस्तु है, कोई वस्तु रखी है। ठीक है, हम इधर से धक्का इसको देंगे। ठीक है, अब इसको धक्का देने के लिए, ठीक है, या इस वस्तु, ठीक है, धक्का दे करके हमको इस वस्तु को यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, इसी वस्तु को हमको धक्का दे करके यहाँ पर लेकर आना है। अब इस वस्तु को धकेलने के लिए, मतलब यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए जितने हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, वही क्या है, बल है। यही कहा ना, किसी वस्तु या पदार्थ की वस्तु में स्थिति में परिवर्तन, यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने में हमें स्थिति में परिवर्तन के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है वही होता है फोर्स, वही होता है हमारा बल। ठीक है, तो यही होता है फोर्स। अगला क्वेश्चन है 82, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। परिवहन के साधन जो है पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद क्या हो गए आपके, जो है आपका LPG हो गया, CNG हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब आपका जो है क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद है। परिवहन जो है इसमें इस पर निर्भर करता है। लेकिन आज के समय में ई-व्हीकल्स आ गई हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें डिपेंड हो जाएंगी ई-व्हीकल पे भी। लेकिन अगर देखा जाए इनडायरेक्टली रूप से फिर भी पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग होगा ही होगा,
और जैसे कोयला जलेगा तब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो हम ई व्हीकल यूज करेंगे। तो फिर भी इनडायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं। हमारे किस कंडीशन में जो है ई व्हीकल अच्छा होगा, जैसे कि जियो थर्मल पावर प्लांट, मतलब कि पृथ्वी के अंदर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तब जो है कि हमारा जो है यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है, अगर हाइड्रो पावर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाता है तो उस कंडीशन में भी जो है पोल्यूशन कम होगा। एक ग्रीन लैंड का नाम आपने सुना होगा, भारत के नक्शे में देखा होगा, जो वाइट वाइट कलर में दिखाया था मैप में। वहाँ के जो निवासी होते हैं, वहाँ पर अधिकतर जो है वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं। वहाँ पे हीट ट्रैप भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि नीचे ऊपर जो है बर्फ जमे हैं, नीचे ज्वालामुखी है। वहाँ पे क्या है, हीट ट्रैप है। ठीक है, वहाँ पे जो हीट ट्रैप है, वहाँ के जो लोग हैं वेंट पाइप के माध्यम से वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, वेंट पाइप डालते हैं अंदर, वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करके जियो थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वहाँ पे एकदम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर अपने यहाँ थर्मल पावर प्लांट है तो समझ लीजिए कि दिक्कत में ही है, क्योंकि वहाँ पे अपने यहाँ वो दिक्कत आएगी ही आएगी कार्बन उत्सर्जन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत ऊर्जा का उपयोग आपने देखा ही है, पंखों में होता है, मशीनों में होता है, टीवी में होता है, फ्रिज में होता है, कूलर में होता है, मोटर चलाने में होता है, इत्यादि में होता है। ठीक है, ये जो है विद्युत का उपयोग यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, बायोगैस से आप क्या समझते हैं आप? गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस जो है बायोगैस कहलाती है। ठीक है, गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस जो है बायोगैस कहलाती है। ऊर्जा के सीमित स्रोत क्या है? ऊर्जा के सीमित स्रोत क्या है? अनवीनीकरण स्रोत कौन से हैं? ठीक है, ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप जो है एक बार पेट्रोलियम उत्पाद को अगर आप निकाल लिए, फिर दोबारा से आप इसको जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि पत्थर का कोयला हो गया, एक बार कोयला खदान से कोयला आ गया, फिर दोबारा आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 86, आव्सन विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? आव्सन विधि का जो है प्रयोग जो है पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आव्सन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल में सब चीजें क्या होती है, मिक्स होती है। फिर आव्सन विधि का प्रयोग करके उसमें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और सब ये अलग अलग तरीके का जो चीजें होती हैं, अलकतरा, डामर जिसको बोलते हैं, उन सब चीजों को अलग करने के लिए आव्सन विधि का प्रयोग करते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला तथा पेट्रोलियम को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिस वजह से इनको हम जो है जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, जो पुराने समय में पेड़ पौधे दब गए थे, ठीक है, उसमें जीवन, देखो जीवाश्म ईंधन में जीवन पाया जाता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा था, पेट्रोलियम है, पहले के जो मछली थी, डायनासोर्स रहे होंगे, कुछ भी और एनिमल रहे होंगे, प्राणी रहे होंगे, वो दबे होंगे, मरे होंगे, तो उनसे क्या है बना है, पेट्रोलियम बना है। तो कोयला है, लकड़ी है, ये सब जो दबे थे, इससे क्या होता है, कोयला बन गया। ठीक है, तो इस वजह से इनको जो है जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 88, ऊर्जा के असीमित स्रोत जिसे नवीनीकरण स्रोत जो है क्या है? ठीक है, नवीनीकरण स्रोत क्या है, जिसमें कि आप जो है वायु है, एयर है, जल है, बायोगैस है एवं सूर्य पुनः प्राप्त से होने वाली ऊर्जा को जो है असीमित स्रोत है। जिसमें हम सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, वो भी असीमित स्रोत है, जिसे नवीनीकरण है। ठीक है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के नाम आपने सुना होगा, ये वही चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है।
ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी उसमें से एब्स्ट्रैक्ट होकर के ब्लड सेल्स में चली जाती है, जहाँ पे हमें ऊर्जा मिलती है, तब हम कोई भी कार्य जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 90, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन से साधन आवश्यक है? ठीक है, जीवन को अस्तित्व हेतु बनाए रखने के लिए हमेशा भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, यातायात और शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक। इतनी चीजें रहती हैं तो आपका जो है जीवन चलता रहता है, कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान एक बेसिक यूनिट है। उसके बाद आप यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन, ये भी आपके जो है जरूरत ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 91, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं कौन कौन से? जो ऑप्शनल एनर्जी के रूप में है, और ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री, ज्वार भाटा, जैव मात्रा दैट मीन्स बायोमास, या वैकल्पिक ऊर्जा के हमारे साधन है। सोलर एनर्जी, गतिमान वायु, जल, वाटर, समुद्री, ओशियन, टाइड एंड वेव। ठीक है, इन सब क्या है हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के एक एग्जाम्पल है। 92, सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है? इसका कहाँ उपयोग होता है? सोलर कुकर सौर ऊर्जा को जो है, सौर ऊर्जा को उष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको जो है सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सोलर एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? हीट में कन्वर्ट किया जाता है। उस हीट को उष्मा बोलते हैं। उसको हीट को जो है एकत्रित करके उसे कुकर में जो है भेज सप्लाई किया जाता है, जिससे हम भोजन को पकाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 93, सौर सेल दैट मीन्स सोलर सेल इसे कहते हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने की शक्ति को जो है सोलर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। जो एक छोटी यूनिट हो गई सोलर सेल कहते हैं उसको। जब उसको नंबर ऑफ सोलर सेल मिला करके एक पैनल बना दिया जाता है तो एक जो है बड़ा सा आकृति बनाई जाती है, उसे पैनल कहते हैं। जैसे एक है हमारा एक छोटी सोलर सेल है, एक सोलर सेल है, एक सोलर सेल है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को मिक्स करके एक बड़ी यूनिट बना देते हैं, इसको कंबाइन करके, ये क्या कहलाता है? सोलर पैनल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94, हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है? हैंडपंप जो है प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 95, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण लिखिए। प्रथम उत्तोलक है आपके हैंडपंप, द्वितीय उत्तोलक है पहिया वाली ट्रॉली। ठीक है, थर्ड उत्तोलक है आपका चिमटी। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे कि आपका यहाँ पे एक फिक्स कर दिया, एक यहाँ पे कोई चीज है। ठीक है, इसमें जो है इसको ये जो फिक्स है, जो अंदर की जो चीजें हैं इसको फिक्स कर दिया है, जिसे हैंड पंप हो गया। ठीक है, हम जब इसको ऊपर नीचे करेंगे, ये जो बीच वाली ये जो कील लगी है या नट बोल्ट है, ये फिक्स रहेगा। ये क्या होगा? ऊपर नीचे मूव करेगा, जिसे हैंड पंप हो गया। और पहिया वाली ट्रॉली क्या हो गई? ये चीज आपका फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे साइड में पहिया लगा है और यहाँ पे साइड में पहिया लगा है। ठीक है, अब ये साइड में पहिया लगा, ये फिक्स है, ये क्या करेगा? ये मूव करेगा। ठीक है, अब चिमटी में क्या है? ये जो चिमटी होती है इस तरह होती है, इसमें कंप्लीटली फिक्स होती है, इसमें रिलेटिव मोशन नहीं होते। इसको जो आप प्रेस करेंगे ये पकड़ता रहता है। ठीक है, चिमटी। अगला क्वेश्चन है, झुके हुए तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं? झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक से आसानी से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लीवर कहते हैं। लीवर के माध्यम से चीजों को हम आसानी से उठा और चढ़ा सकते हैं, झुके हुए तल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97, कोशिका किसे कहते हैं? ठीक है, मानव शरीर जिन असंख्य छोटी इकाइयों से मिलकर के बनता है, उन इकाइयों को जो है कोशिका कहा जाता है, सेल कहते हैं। ठीक है,
और ये जो है आपके सबसे बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। मल्टीपल सेल्स मिल करके एक बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98, केंद्रक क्या है, ठीक है। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड होता है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है, ठीक है। जैसा कि एक आपका जस्ट 1 मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक कोशिका है, ठीक है, ये सेल है, इसमें एक छोटा जो पॉइंट होता है जो केंद्रक होता है, यह केंद्र में होता है, ठीक है। यह हमारी जो है सेल है, सेल के अंदर एक केंद्रक है। इसका जो है बेस जो जीवन है सेल का, उसको केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो वही बात इसमें कहा गया है, केंद्रक वह महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का है सघन पिंड होता है। जो मल्टीपल्स जो इसके क्या बोलते हैं, सघन पिंड होता है, रस होता है, ठीक है, उसका पिंड होता है छोटा सा पॉइंट, और यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है। केंद्रक ही जो कोशिका का जीवन होता है। अगला क्वेश्चन है 99, केंद्रक जीव द्रव्य क्या है, ठीक है। केंद्रक के अंदर, ठीक है, इसमें केंद्रक के अंदर गाढ़े एवं तल्ले एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अभी ये जो केंद्रक हमने बनाया है, ये जो जिससे मिल करके बना है, या किससे मिल करके बना है, एक जो है तरल गाढ़ा एवं चिपचिपे पदार्थ से मिल करके बना है, ठीक है। इसी को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं? बेसिकली जो है कोशिका के 3 अंग होते हैं। पहला होता है आपका कोशिका भित्ति, ठीक है, जो आपका सेल के जो है बाहर है, ये मतलब जो आवरण है, तो जैसे अपने शरीर में हम लोगों के त्वचा होती है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। और जो इसका केंद्रक है वो जो है तरल पदार्थों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और दूसरा आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? ये जो लिक्विड से मिलकर के बना होता है, जो सेमी लिक्विड जो है जिससे मिलकर के बना होता है, ठीक है, उसी को जो कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस सेंट्रल पॉइंट को जो अलग गहरे रंग का होता है, इसको जो है केंद्रक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक, संवहन उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। यह जो है हमारे 5 प्रकार के होते हैं, उपकला, संयोजी, संवहन, पेशी और तंत्रिका उत्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की आधारभूत क्रिया क्या है? ठीक है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं जिसमें पोषण, जिसमें हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, उन्हें हम पोषण कहते हैं। श्वसन जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, और उत्सर्जन जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और चौथा है आपका परिसंचरण और है नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन, जो हमारे जीवन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस, ठीक है, हमारे जीवन में ये प्रोसेस होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? हाउ मेथड्स फाउंड इन द रिप्रोडक्शन सिस्टम्स, ठीक है। जीवधारियों की प्रजनन की विधियों के जो है निम्नलिखित में से 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसको बोलते हैं वर्धित प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। वर्धित प्रजनन बेसिकली जो है आपका पौधों में पाया जाता है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन जो है मनुष्यों में पाया जाता है, अलैंगिक प्रजनन जो है कीड़ों मकोड़ों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलर पैनल का प्रयोग
उपयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? सोलर पैनल का बेसिकली जो है हम दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में विद्युत जहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पर हम रोशनी के लिए, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, जल पंप के लिए, इन सब चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉरी क्या बोले हो? मैम रेडमी का फोन हमारे पास नहीं है, रियलमी का है। आपका जो है एक देखिए जो C61 लगा है आपका, देख सामने लगा है भैया, भैया उनको। हाँ जी अच्छा ओके ओके भैया बता दो। रेडमी और रियलमी को हम पूछ रहे थे। पूछने आई थी मैं मुझे पता आप हमसे कहीं चले गए थे आप। एक मुझे लेना है बस बता दो, प्राइस बता दो बस। ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवन ऊर्जा क्या है? ठीक है, वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जब हमारा एयर में फ्लो होता है हम उसको कोई आगे इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जिसके माध्यम से उसको जो है रोटेट कर देता है। ठीक है, तो उस रोटेशन से हम जो है एक एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसे हम जो है पवन ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम पवन चक्की लगाते हैं, बड़े बड़े फैंस को लगा देते हैं हवा के सामने, वह क्या करता है एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी के साथ में हम जो है जनरेटर इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है, जिससे हम अलग अलग चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। उसमें बिजली बल्ब को जलाने के लिए आपका पवन आटा चक्की और जो है एक्सेट्रा अलग अलग चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली पर्पज़ होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिली, हम जो है उसको अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर लेते हैं। पवन ऊर्जा यही है। ठीक है, अगला है जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, वह अगर ठहरा हुआ जल है तो उसमें स्टैटिक एनर्जी होती है। अगर पानी में फ्लो है, ठीक है, तो उसको उसमें जो होता है गतिज ऊर्जा होती है। तो बहते हुए जल में हमेशा गतिज ऊर्जा होती है। हम उसको डैम के थ्रू नीचे गिराते हैं, उसके बाद हम जो है टरबाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो है कि सॉफ्ट रोटेट करती है। और फिर आगे जो हम जो है जनरेटर का इस्तेमाल करके हम फिर इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा जो है जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया आपका, ठीक है, जल ऊर्जा हो गया आपका, हाइड्रो एनर्जी हो गई। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी को ही जल ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा जियो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है। ठीक है, और आपका जो है सोलर पावर प्लांट होता है। ये जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है पावर प्लांट है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और क्या है कि इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जो है जल एक प्रकार जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जल स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107, ज्वार भाटा ऊर्जा किस प्रकार के स्रोत हैं? ठीक है, ज्वार भाटा क्या होता है कि जब
समुद्र में लहर ऊपर उठती है तो उसको हम ज्वार कहते हैं। जब पानी गिर करके वापस लौटते हुए उसको जो है फिनोमिना को जो है हम भाटा कहते हैं। ठीक है, ज्वारी लहरों या तरंगों के अपार गतिज ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार जो है ज्वार भाटा का नवीनीकरण स्रोत है। ठीक है, भारत में ज्वारी जल से विद्युत तैयार की जा रही है। इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहे हैं। ठीक है, अभी जो है करंट में आपका जो है पावर प्लांट जो लगाया गया है गुजरात में लगाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। इसमें कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन एनर्जी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। दैट मीन्स मतलब कि हम एनर्जी को ना तो हम इसको पैदा कर सकते हैं ना ही इसे खत्म कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी नियम के अनुसार ऊर्जा का ना विनाश होता है और केवल एक प्रकार की ऊर्जा का जो दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है, दैट मीन्स कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल मशीन किसे कहते हैं? सरल मशीन जो है ऐसे साधन होते हैं जो हमारे कार्य करने की सुगमता को आसान कर देते हैं। दैट मीन्स ऐसे साधन जो कार्य करने में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं, उन्हें हम जो है सरल मशीन कहते हैं। इसका बेसिक एग्जांपल है जैसे घिरनी और जो है रस्सी। जब कुएं से पानी निकालते हैं सबसे बेसिक सरल मशीन वही है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में पूछते हैं कि आपका जो है बेसिक यूनिट क्या है तो आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110, सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। सरल मशीन का एक उदाहरण है आपका ताला चाबी, ठीक है, घिरनी, ये सब चीज़ है हमारे जो है सरल मशीन के एग्जाम्पल है। जैसे मोटर व्हीकल हो गए, कार हो गए, बाइक्स हो गए, ये जो है आपके कॉम्प्लेक्स मशीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, सरल मशीन के प्रकार बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल मशीन के प्रकार बताइए। सरल मशीन निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज द उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका हुआ तल एवं पहिया और धुरी। ठीक है, ये हमारे जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सिंपल मशीन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घिरनी क्या है? घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। ठीक है, घिरनी आपने देखा है जब कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है, वहाँ पर एक रस्सी होती है और एक घिरनी होती है। ठीक है, जिसमें घिरनी के ऊपर रस्सी को बजा करके खींचा जाता है और छोड़ा जाता है। तो वहाँ पर जो है चल का मतलब होता है उसमें मोशन होते हैं। ठीक है, अचल का मतलब होता है कभी कभी उसमें स्टैटिक कर दिया जाता है। तो उस पोजीशन में क्या है, घिरनी जो है दो तरीके से काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो है रासायनिक नाम है विटामिन डी का। और आपका इससे होने वाला जो रोग है, विटामिन डी की होने वाला रोग है और जो है सूखा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से जो होता है घेंघा रोग होता है और विटामिन डी की कमी से जो होता है सूखा रोग होता है। आपने देखा होगा विदेश में जो है लोग कपड़े निकाल करके जो है धूप लेते हैं। ठीक है, वो सूखा रोग से बचने के लिए जो है विटामिन डी का प्रयोग, मतलब विटामिन डी लेते हैं धूप से। धूप में भी विटामिन डी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, यह आपका बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका उपयोग है। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? त्वचा को गोरा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
इसको जो है त्वचा को गोरा बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए, मॉइस्चराइजर से दूर रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और खाद्य पदार्थ में भी जो है खमीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी जहाँ पे गुड़ बनता होगा वहाँ पे भी देखना कि जो है बेकिंग सोडा का जो खाने वाला सोडा है उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 115, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। ठीक है, जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होती है, जैसे कि हम जल में जो घुल जाएं विटामिन, ठीक है, जैसे कि नींबू आप जो है पानी में घोटते हैं तो क्या है, तो जो है पानी में आसानी से घुल जाता है। तो आप एक ध्यान रखेंगे कि जो विटामिन सी होता है वो नींबू में मिलता है। विटामिन सी भी जो है आपका जल में घुलनशील होता है, और विटामिन बी जो है जल में घुलनशील होती है। कॉम्प्लेक्स B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निसाइन और B5 पेंटानिक एसिड, B6 B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 में ये जो है ये जितने B सीरीज हैं B और C ये जितने ये दोनों होते हैं, और इसके जो है सब विटामिन्स होती हैं ये जो है सब जल में घुलनशील होती हैं। वसा में घुलनशील जो होती हैं इन दोनों के छोड़ करके जो विटामिन्स होती हैं A, D, E एंड K ये विटामिन्स होती है ये हमेशा वसा में घुलनशील होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के ये सब जो है आपके जो है बेसिकली आपकी जो है 6 आपकी विटामिन्स होती हैं। ठीक है, मेन विटामिन जो है 6 होती हैं, जिसमें से कि आपकी 4 विटामिन्स जो है वसा में घुलनशील होती है और 2 जो है आपके जल में घुलनशील होती हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी ये जो है आपका जल में घुलनशील और जो है और जो रिमेनिंग है वो आपके वसा में घुलनशील होती हैं। अगला क्वेश्चन है 116, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? जो घड़ी होती है अगर उसमें आप चाबी दे देते हो तो उसमें कौन सी एनर्जी जो है एकत्रित होती है, स्टोर होती है। ठीक है, अगर घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में हमेशा स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें स्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे कर करके उसको आपको जो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जिससे हमारी घड़ी चलती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 107 हम कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू। अब जो है हम अगला डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्शनल का। ठीक है, जिसमें हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे। हम इस सब्जेक्ट विज्ञान सब्जेक्ट का जो है उसमें आगे डिस्कशन करेंगे, और आपका जो है एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, तो जल्द से जल्द आप इन सब सब्जेक्ट को एक बार हमारे चैनल पे जा कर के और जितने वीडियो पड़े हैं सब उसको एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।